हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, केसेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन के कितने टाइप है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं। ओके, हमारे आसपास के एवरीथिंग मीन्स कि कोई भी चीज है, चाहे कुदरती है या मानव निर्मित है, उन सब को हमारे आसपास का एक एनवायरमेंट कहते हैं। अब उस एनवायरमेंट में किसी भी तरह की ऐसी इफेक्ट जो उसको नुकसान करती है, उनको हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। हमारे आसपास की वो सारी अनडिजायरेबल चीजें जो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल पर हार्मफुल इफेक्ट करती है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप में देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मेनली हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉल्यूशंस हैं, वो हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें अलग से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हम पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, कितनी टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो देखेंगे। पॉल्यूटेंट्स, एनीथिंग्स दैट केस पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस फॉर्म में हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको हम पॉल्यूटेंट मीन्स की प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण और प्रदूषक ये दो डिफरेंट है। प्रदूषण जिसकी वजह से होता है उसको प्रदूषक कहते हैं। पॉल्यूटेंट लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, ये सारे पॉल्यूटेंट हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, उसके अकॉर्डिंग उसमें दो टाइप किए गए हैं, क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट में एग्जांपल है CO2 कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में, तभी वो हार्मफुल इफेक्ट करता है, और उसकी क्वांटिटी लो है तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। तो इस टाइप के पॉल्यूटेंट को क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट जिनकी क्वालिटी चाहे कम होती है फिर भी वो पॉल्यूशन ही कहलाती है, पॉल्यूटेंट ही कहलाती है, वो है इंसेक्टिसाइड्स मीन्स की कीटनाशक दवाइयां है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म इन विच दे persist after being released into the atmosphere. एटमोस्फियर में रिलीज होने के आधार पर उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो है किसी भी सोर्स से डायरेक्ट निकलते हैं, कोई भी प्रदूषण का सोर्स है और उसमें से जैसे है वैसे निकलते हैं और वो उसी फॉर्म में इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एस, डस्ट, SO2, NO2 एनवायरनमेंट में जाते और हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कई बार प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, वो दूसरे एटमॉस्फेयर के किसी गैस के साथ या कोई और कंटेंट के साथ रिएक्ट करता है और फिर उसमें से नया पॉल्यूटेंट बन जाता है, और पहले वाला जो पॉल्यूटेंट था उससे इसकी इफेक्ट अलग होती है। तो उस प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर बदलाव होने से जो नया पॉल्यूटेंट बना है उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ओके, तो उसमें एग्जांपल है ओजोन रिएक्ट विथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओके, वो नॉर्मली हार्मफुल इफेक्ट नॉर्मली नहीं करता है जो अर्थ के सरफेस पर, लेकिन वो ओजोन स्तर तक पहुंच जाता है, तो वहां पर ओजोन के साथ रिएक्ट होने के बाद वो एक हार्मफुल इफेक्ट करेगा, ओजोन डिप्लीटेशन मीन्स कि ओजोन जो गैस है O3 उसके बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है।
तो वो पहले इनएक्टिव था, फिर एक्टिव में चेंज हुआ, तो इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। उसी तरह SO2 है, NO2 है, वो वाटर के साथ रिएक्ट होती है, ओके। और SO2 में प्लस H2O मीन्स कि H2SO4, ओके, NO2 के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्रिक एसिड है। तो इस टाइप का नया जो सब्सटेंस बनता है पॉल्यूटेंट, जिसको हम नॉर्मली इस टाइप की जो रेन होती है उसको एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा, ओके, जिसकी pH होती है 5.6 से बिलो होती है। और वो बारिश जहाँ भी होती है उस एरिया का पर्टिकुलर सॉइल पर, सॉइल का एरिया है, मिट्टी है, तो वो एसिडिक मिट्टी हो जाती है, या वो पानी के साथ चला जाता है, कोई पॉइंट है छोटा सा, तो वो वाटर एसिडिक हो जाता है, ओके। तो वहाँ पर जो अंदर जो सजीव रहते हैं उनकी बॉडी पर उसके हार्मफुल इफेक्ट होती है, फिश है या जो भी प्लांट्स है उन पर, तो वो सेकेंडरी इफेक्ट है, उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच दे आर रिमूव इन द एनवायरमेंट, ओके। तो उसमें दो टाइप है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो कुछ पॉल्यूटेंट है जैसे कि पेपर है, लकड़ी है या सब्जी वगैरह है, कुछ टाइम तक पड़े रहते हैं और फिर अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन DDT है, प्लास्टिक है, वो लॉन्ग टाइम तक वैसे की वैसी कंडीशन में ही रहते हैं, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। फोर्थ टाइप है डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग नेचुरल और मैन मेड, ओके। नेचुरली भी पॉल्यूशन होता है, जैसे कि वॉल्केनिक इरोपेशन, विंड बॉर्न मीन्स की ज्वालामुखी का फटना और तेज हवाओं के चलने से, फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो फिर उसमें से H2S गैस रिलीज होता है, तो वो नेचुरली पॉल्यूशन होता है, लेकिन उसका पॉल्यूशन का रेट बहुत कम है। सेकंड है मैन मेड, मीन्स की लोगों के द्वारा बनाई गई वो चीज़ें, ओके। तो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, ओके, वगैरह। डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल की यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है। डिग्रेडेबल किसे कहते हैं? दोज कैन बी रेडिली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस, ओके, उनको हम डिग्रेडेबल कहते हैं, जो सब्जियां हैं, ओके, वगैरह। नॉन डिग्रेडेबल, दोज कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तरीके से जिसको वो डिग्रेड नहीं होता है उनको नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। एयर पोल्यूशन की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और एयर पोल्यूशन का डिटेल में स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। एयर पोल्यूशन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल इन द एयर इन क्वांटिटी दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ओके। तो हवा में रहे हुए गैसियस है या सॉलिड है वो पार्टिकल जिनकी वजह से ह्यूमन बॉडी या एनवायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट होती है, उनको एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं और इस घटना को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स कि हमारे एनवायरमेंट में जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो एयर है, जो अर्थ सरफेस पर सबसे नीचे का लेयर होता है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके ऊपर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेजोस्फियर और थर्मोस्फियर होता है। तो सबसे नीचे का लेवल है, ओके, 10 किलोमीटर तक, 0 से 10 किलोमीटर तक, उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो उस ट्रोपोस्फियर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, और आप सब जानते हैं कि 78% एनवायरमेंट में नाइट्रोजन होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, वो 21% हम उसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं, रियल में 20.9 समथिंग कुछ होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 21% लेते हैं। अब 2 गैस सबको पता है, लेकिन थर्ड नंबर का जो गैस है वो होता है आर्गन। आर्गन का परसेंटेज होता है 0. हम परसेंटेज आगे स्लाइड में देख लेंगे, 0.93%।
फोर्थ नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.034 समथिंग परसेंटेज में, ओके। और बाकी के अदर गैसेस हैं। यहां पर हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का है 78.084 परसेंटेज, ऑक्सीजन है 20.947 परसेंटेज, आर्गन है 0.934 परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.033 परसेंटेज। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.034 परसेंटेज एक्चुअली अभी है, ओके, क्योंकि डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ओके। लेकिन वो ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुआ है, 0.034 परसेंटेज है। उसके बाद में जो अदर गैसेस है वो नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आयोडाइन, कार्बन मोनोक्साइड और एमोनिया, ओके, जिनके परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स की जो एयर के 1 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिकल, उसमें 18 वो होते हैं। 1 मिलियन मीन्स की 10 लाख, 10 लाख में से 18, 10 लाख में से 5, 10 लाख में 1, ओके, मीन्स की बहुत कम पार्टिकल होते हैं। 10 लाख बाकी की मीन्स की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल टोटल है, उसमें से सिर्फ ये 1 होता है, 10 लाख में 1, 10 लाख में 2, ओके, तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हम देखें तो एनवायरमेंट में मेनली 4 गैसेस है 99.998 परसेंटेज। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड आर्गन और फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर वेपर है वो डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओके। तो यहाँ पर हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन में इसको दोबारा हम डिटेल का डिस्कशन कर रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। डेफिनेशन को देखा जाए तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दैट आर emitted directly from identifiable source produced by both natural event और human activity, ओके। किसी भी सोर्स से डायरेक्ट निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट से है उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। डस्ट, स्टॉर्म, इमिशन व्हीकल्स फ्रॉम, ओके, वाहनों का धुआं वगैरह। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स व्हेन सर्टेन केमिकल रिएक्टिंग टेक प्लेस अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि किसी सोर्स में से कोई पॉल्यूटेंट निकला, फिर वो एटमॉस्फेयर में किसी और गैस के साथ रिएक्ट हुआ और फिर उसमें से कुछ नया रिएक्टेंट बनता है और उसकी इफेक्ट पहले वाले पॉल्यूटेंट से कुछ अलग है, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाएगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल है कार्बन ऑक्साइड मीन्स के CO2 और CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स के हाइड्रोकार्बन्स है, बेंजीन है वगैरह, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, ओके, मीन्स की कुछ पार्टिकल्स जो हवा में तैर रहे हैं वो सारे। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि कोई भी ये नेचुरली, जैसे कि ज्वालामुखी फट रहा है उसमें से कोई पॉल्यूटेंट है, कोई व्हीकल है, इस कार में से धुआं निकल रहा है वगैरह, या किसी चिमनी में से धुआं निकल रहा है, उसमें सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है, ओके, वगैरह। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, तो इनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। लेकिन ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी और के साथ रिएक्ट होकर के कुछ नया बना देते हैं, जैसे कि SO3 है वो H2O के साथ रिएक्ट होकर के H2SO4, H3SO4 वगैरह बनता है, ओजोन के साथ रिएक्ट होता है, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। और डिफरेंट टाइप के टर्म यूज किए जाते हैं पॉल्यूटेंट के लिए। कुछ एरोसॉल है, मिस्ट है, डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम है, प्लम है, फॉग है और स्मॉग है। तो एरोसॉल है वो पार्टिकल सस्पेंडेड ऑन एयर, एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको हम एरोसॉल कहते हैं। स्प्रे फ्रॉम प्रेशराइज्ड कैन,
ओके, जो स्प्रे किया जाता है वो एरोसॉल है। मिस्ट है, लिक्विड ड्रॉप होती है, ओके, उसको हम मिस्ट कहते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की मिस्ट है। ओके, स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट का धुआं वगैरह है वो स्मोक में आएगा। ओके, फ्यूम है, कुछ वेपर निकल रही है उसको हम फ्यूम कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हुए। स्मोक का मीनिंग है मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, दोनों को स्मोक कहते हैं। कहीं भी पूछा जाए स्मोक का मीनिंग क्या है, तो मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के मेनली जो सोर्स है वो हम जानते हैं कि व्हीकल है, फिर इंडस्ट्री है, जो कारखाने हैं उनमें से निकलने वाला धुआं है, डस्ट एंड स्टॉर्म है, एयरक्राफ्ट है, जेट प्लेन है वगैरह, मेनली एयर पॉल्यूशन करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की इफेक्ट क्या होगी? प्रोलॉन्ग स्मोकिंग और एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट कैन ओवरलोड or break down the natural defense such as hair on our nose, sticky muscles in the lining of the upper respiratory tract, causing disease like lung cancer, asthma, chronic bronchitis वगैरह। तो लॉन्ग टर्म के लिए एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने से हमारे जो बॉडी के श्वसन से रिलेटेड रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े है, उनके जो ऊपर का जो लेयर है, ओके, वो हार्ड बनता है और फिर उसके रिलेटेड जैसे कैंसर है, अस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ओके, वगैरह अस्थमा वगैरह बीमारी होती है। सिगरेट स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोक्साइड। Exposure to air containing even 0.001% of the carbon monoxide for several hours can causes collapse, coma or even death. कार्बन मोनोक्साइड है वो नॉर्मली सिगरेट से निकलता है और आप के आसपास कहीं भी उस एरिया में मान लो कि 0.001% से ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है और आप बहुत सारे लॉन्ग आवर्स के लिए मीन्स कि 4-5 घंटे तक वहाँ पर रहते हैं, तो आपकी बॉडी में वो कार्बन मोनोक्साइड है वो हार्मफुल इफेक्ट करता है। ओके, कई बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है और डेथ भी हो सकती है। मीन्स कि एक बंद रूम में कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी हार्मफुल है। और नॉर्मली जो सिगरेट पीने वाले हैं वो कई लोग सूप के ही पीते हैं। ओके, तो वो सूप के पीते हैं, उनको नुकसान उन्हीं को होगा। ओके, CO is attached to blood hemoglobin for the long time. It accumulation and reduce the oxygen carrying capacity of the blood. This impair perception and thinking, slow, relax, case headache, drowsiness, diarrhea and nausea, blood vision वगैरह। तो कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन मोनोक्साइड वेरी हार्मफुल कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली हमारे लिए हार्मफुल नहीं, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज होती है तो फिर वो दूसरी इफेक्ट करता है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें वो इफेक्ट करता है, जिसकी हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है कि हम जब श्वास लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होता है। एयर में नाइट्रोजन भी होता है लेकिन नाइट्रोजन अटैच नहीं हो पाता है। ओके, CO2 भी वहाँ अटैच नहीं हो पाता है क्योंकि CO2 का जो हाई प्रेशर होता है वहाँ पर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पाता। ओके, तो वहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होता है और फेफड़ों के थ्रू, धमनियों के थ्रू वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। ओके, आर्टरी के थ्रू। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है जिसकी ज़रूरी है, ओके, वो जो हमने भोजन लिया है वो वगैरह ऑक्सीडेशन वगैरह रिएक्शन होगी। ओके, फाइनली उस जो भी कार्बनिक पदार्थ हमने खाया है, ग्लूकोज वाला है, स्टार्च है वगैरह, तो उसमें से CO2 रिलीज होता है और वो CO2 मायोग्लोबिन के साथ वापिस यहाँ पर आता है लंग्स में। ओके, और लंग्स में आने पर यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है तो CO2 रिलीज हो जाता है और फिर वहाँ पर
ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ओके, ऑक्सीजन अटैच होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तब CO2 अटैच होगा और वापस CO2 फेफड़े तक आकर के रिलीज हो जाएगा और वहाँ O2 अटैच हो जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है तो उसका बॉन्ड है वेरी स्ट्रांग होता है। फिर वो हीमोग्लोबिन हमारे सेल तक जाएंगे, वहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन रिलीज होता है वहाँ पर वो रिलीज होने वाले नहीं है क्योंकि उनके बॉन्ड स्ट्रांग है। फिर वो वापस लंग्स तक आएंगे फिरते फिरते और यहाँ पर आकर के मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो रिलीज हो जाता है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है, 400 टाइम्स मोर स्ट्रांग होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से, कार्बन डाइऑक्साइड वाले बॉन्ड से। तो वो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में आकर के रिलीज नहीं होगा। तो अब वहाँ से जो ऑक्सीजन को अटैच होना था हीमोग्लोबिन के साथ, वहाँ पर वो ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाएगा। कुछ पार्टिकल है जिनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया है उनके साथ। ओके, और बाकी के जो हीमोग्लोबिन है जिनके साथ CO2 था वो रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से पहले मान लो कि 100 हीमोग्लोबिन थे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, रियल में बहुत सारे हैं, 100 थे, उसमें से मान लो कि एक हीमोग्लोबिन के साथ एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया तो वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ही अटैच रहेगा। ओके, तो वहां पर हीमोग्लोबिन दोबारा अटैच नहीं हो पाएगा। तो वो हमेशा के लिए वो हीमोग्लोबिन ने हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की कैपेसिटी गंवा देता है। ओके, तो पहले जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रहा था उसकी तुलना में वो कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होने के बाद मिलना बंद हो जाता है। ओके, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जो हमारा माइंड है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। ओके, तो फिर वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा मोनोऑक्साइड वाला गैसेस है उसमें कोई व्यक्ति बैठा है और कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम होता है, तो फिर व्यक्ति कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो माइंड को चाहिए। ओके, तो वो माइंड को चाहिए तो बाकी की बॉडी को ठीक से वर्क स्टॉप करके वो अपनी तरफ ले जाता है, तो लोग बेहोश हो जाते हैं और ज़्यादा समय तक ये बेहोशी में रहता है और उनको ऑक्सीजन वगैरह की फैसिलिटी यदि प्रोवाइडेड नहीं की जाती है तो वो व्यक्ति मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो कई बार कुछ बंद रूम में ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत लोग डेथ भी हो जाती है। तो ये इतना हार्मफुल है जो हमने समझा। नॉर्मली उसमें देखने के पहले तो ये देखने में तकलीफ होगी वगैरह ये होती है और फाइनली व्यक्ति को डेथ होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सस्पेंडेंट पार्टिकल बोथ कैन इरिटेट लंग्स, अग्रेवियर अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इंक्रीज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ओके, तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड टाइप के पॉल्यूटेंट्स है, ओके, वो भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स की हमारा जो श्वसन रिलेटेड है फेफड़े है उन पर इफेक्ट करता है, अस्थमा हो जाता है। Many volatile organic compounds such as benzene and formaldehyde and toxic particles such as lead and cadmium can cause mutations, reproductive problem and cancer, breathless and irritation of the even pores and throat. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी हार्मफुल है और कैंसर करते हैं और लॉन्ग टर्म के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट द रेस्पिरेटरी टिश्यू, क्रॉनिक एक्सपोजर केस कंडीशन सिमिलर द ब्रोंकाइटिस। सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टिश्यू है, उनको नुकसान पहुंचाता है। इट ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल ऑफ द फ्रॉम सल्फर कंटेनिंग एसिड। द एसिड कैन बिकम अटैच्ड टू पार्टिकल विच कैन इनलेट आर वेरी कोरोसिव टू द लंग्स। ओके, मीन्स की SO2 है वो श्वास के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। ओके, तो मीन्स की गले में जाकर के गले में जो पानी है, ओके, वाटर वेपर है, तो उसके साथ रिएक्ट होकर के H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर जल जैसी इफेक्ट करता है। Chronic exposure of the leaf of the air pollutant can break down the waxy coating, the help prevent excessive water loss and lead to damage the from disease pest of the frost. वनस्पति के ऊपर का जो भाग होता है वो वैक्स टाइप का होता है, चिकना होता है।
ओके। लेकिन ये सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जब ऊपर वाले पार्ट के कनेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर पत्तियां हैं, तो वहाँ पर वो H2SO4 बनाते हैं पानी के साथ रिएक्ट होकर के, तो जो पत्ती के ऊपर का भाग है, वैक्स है, उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो उसकी वजह से पत्तियां हैं वो डैमेज होती है और फिर जो प्रकाश संश्लेषण प्रॉपरली नहीं हो पाता है वगैरह हार्मफुल इफेक्ट होती है। इट ऑल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि जब पत्तियों को नुकसान पहुंचता है किसी भी प्लांट की वनस्पतियों को, तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस है वो फिर उस वनस्पति के लिए स्लो हो जाता है, तो फिर वो जो ग्रोथ होने का रेट है वो भी कम हो जाता है। नॉर्मली जो पॉल्यूटेंट है 40% पॉल्यूटेंट जो व्हीकल की वजह से होते हैं और 60% है वो इंडस्ट्री है उससे होता है। ये डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट है, किस तरह से पॉल्यूशन होता है हम देख सकते हैं। ओके, तो ये सिटी है, ओके, ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में से ये पॉल्यूटेंट डायरेक्टली नदी में जा रहा है, फिर नदी में बच्चे नहा रहे हैं, फिर कोई मछली पकड़ रहा है, वो मछली ओके खाएगा तो पॉल्यूटेंट वाली होगी तो उस पर इफेक्ट करेगा। ओके, और मछली में लेड की वजह से मिनीमाटा नाम की एक बीमारी जापान में हुई थी। मिनीमाटा एक विलेज था और जो मर्क्यूरी था ओके वो पानी के अंदर चला गया और उसकी वजह से वो मछलियों के अंदर गया और फिर उस मछलियों को जिन्होंने खाया था तो उनकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हुई और उस रोग का नाम मिनीमाटा दिया गया। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज होता है वाटर वगैरह, ये हम इसमें देख सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन कई सिटी में आज भी हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन की बहुत एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ओके, कहीं भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वहाँ पर भी एयर पोल्यूशन बहुत होता है। ओजोन डिप्लेशन। ओके, ओजोन डिप्लेशन मीन्स कि ओजोन लेयर को नुकसान करना। ओके, ओजोन डिप्लेशन का हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं कि ओजोन डिप्लेशन क्या है। द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन विच वर्क एज द इफेक्टिव स्क्रीन फॉर यूवी लाइट। ओके, तो ओजोन लेयर है, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। ओके, मीन्स कि ये अर्थ है, ओके, ये उसका सरफेस है। अब यहाँ 15 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है। ओके, ये नीचे वाला है, ये ट्रोपोस्फीयर है। ओके, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर होता है मेजोस्फीयर। ओके, फिर होता है थर्मोस्फीयर। ओके, तो ट्रोपोस्फीयर में मेनली हमने जो गैसेस देखी, नाइट्रोजन है, O2 है, ओके, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। स्ट्रेटोस्फीयर होता है तो उसमें मेनली गैस होता है ओजोन, O3। ओके, तो ये O3 का एक लेयर बन जाता है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं और ओजोन लेयर इस तरह से होता है ऊपर। ओके, अब मान लो कि इतना लेयर है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओके, इतनी चौड़ाई तक। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओके, उसकी वजह से ये ओजोन को नुकसान पहुंचता है। तो ओजोन का काम क्या है कि सन है, ओके, तो सूर्य में से हर तरह की लाइट आती है। ओके, मीन्स कि जो हम देख रहे हैं ये सफ़ेद लाइट है। ओके, ये 7 रंगों की बनी है, आप पहले भी जानते होंगे, विबग्योर। ओके, विबग्योर मीन्स की रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ओके, उसमें रेड लाइट है वो लो एनर्जी की है, लो एनर्जी, और वायलेट है वो हाई एनर्जी की है। ओके, अब विजिबल लाइट से ज़्यादा विबग्योर, अब जो वायलेट है उससे ज़्यादा एनर्जी वाली जो लाइट है,
ओके, उसको यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। तो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट लाइट है वो हार्मफुल है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो सन से आती है उसको ओजोन लेयर है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी की जो लाइट है वो हमारी अर्थ की सरफेस तक आती है, तो वो हमारा एक कवच का काम करता है। ओके, तो इस तरह से ये ओजोन लेयर फायदा करता है। लेकिन ओजोन का डिप्लीटेशन होता है वो हम बाद में आगे स्टडी करेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की जो जितना लेयर की चौड़ाई थी उसमें कमी आ जाती है। तो फिर क्या होगा कि ये जो यूवी लाइट है वो अर्थ तक आ जाएगी, और अर्थ पर आकर के उसकी हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कि आंखों से रिलेटेड रोग है, स्किन से रिलेटेड रोग है वगैरह रोग होने लगते हैं, कैंसर वगैरह। यहाँ पर हमने उसको दिखाया है, ये ट्रोपोस्फियर है नीचे का, 5 to 10 माइल हाई है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, 1 माइल मीन्स की 1.6 किलोमीटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, ट्रोपोस्फियर में नॉर्मली हम जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आपने देखा होगा कि हिमालय है, ओके, वो समुद्र लेवल से बहुत ऊंचा है, तो वहाँ पर बहुत ठंडा तापमान है, और जो समुद्र के इलाके हैं वहाँ पर आप शीत ऋतु में भी जाएंगे तो भी वहाँ पर आपको एक उस टाइप का वातावरण मिलेगा कि जितनी सर्दी नहीं लगेगी जितनी ठंड वहाँ पर लगती है हिमालय के एरिया में। तो ट्रोपोस्फियर में नॉर्मली हाइट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेटोस्फियर है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यूवी लाइट जब सन से आती है तो जितनी ऊपर का लेयर है वो ज़्यादा यूवी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर यहाँ तक बहुत कम यूवी बचती है, तो इससे कम हीट जनरेट होती है। ये डिफरेंट टाइप के हम लेयर देख सकते हैं इसमें। ओके, कौन से फिर ओजोन लेयर को किस तरह से नुकसान होता है? O3 है, उसके साथ कोई भी धुआं है जैसे कि जेट प्लेन का है, ओके, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिएक्ट होता है, जेनॉन ऑक्साइड बनाता है, फिर O2 रिलीज करता है। बनता O2 है लेकिन O2 वो काम नहीं करेगा जो ओजोन करता है। ओके, यूवी लाइट को O2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो O2 को सिर्फ ओजोन एब्सॉर्ब कर पाता था। तो वो जो काम ओजोन का था वो कम होता है, तो उतनी यूवी लाइट अर्थ पर ज़्यादा आती है और उतनी हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा करती है। ओके, हम इसमें भी समझ सकते हैं कि किस तरह से यूवी लाइट जो रिलीज होती है। ओके, ओजोन दस फॉर्म constantly broken down the natural occurring process that maintain the balance is ozone layer, but the presence of certain pollutant can accelerate the breakdown of the ozone. Okay, मीन्स कि कुदरती ओजोन का डिप्लीटेशन होता है लेकिन उतना ही ओजोन वापस भी बन जाता है। लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनकी प्रेजेंस में, हेलोजन की प्रेजेंस में ये डिप्लीटेशन ज़्यादा होता है। मीन्स कि पहले O3 है, ओके, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ अटैच होकर के वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा? फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, ऑक्सीजन और O2 जनरेट करेगा। अब ये फ्री रेडिकल वाला O है, ओके, वो दूसरे O3 के साथ अटैच होकर के उसमें से O2 बनाते। ओके, तो इस तरह से ओजोन में से O2 बन रहा है। यूवी लाइट को सिर्फ यूवी लाइट को O3 एब्जॉर्ब कर पाता है, ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब करता नहीं है। तो जितनी यूवी लाइट सरफेस पर आ रही है, पहले वो ओजोन था तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन ओजोन डिक्रीज हो गया है, तो अब वो यूवी लाइट हमारी अर्थ की सरफेस तक आएगी और उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले इस टॉपिक में आगे के, तो वहाँ पर डिस्कशन करने। The chlorofluorocarbon are extremely stable, non-flammable, non-toxic and harmless to handle. It is ideal for the condition of refrigerator and fire
ओके, तो ये भी हमने बात कही है कि नॉर्मली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं और कोई हार्मफुल नहीं है अर्थ पर, लेकिन वो ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर तक, तो फिर वहां पर जाकर के वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। ओके, तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोन माइग्रेट इनटू द अपर एटमॉस्फेयर आफ्टर दे आर रिलीज एज दे आर हेवियर देन एयर, दे आर कैरिड बाय द एयर current and reach upper atmosphere. This is the slow process and even take few to many years. बहुत साल ईयर के बाद में वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन तक पहुंच जाते हैं। उसके ओजोन ने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है यूवी लाइट की, वो यूवी लाइट की एनर्जी जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मिलती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्टिव हो जाते हैं और उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके, होमोलिसिस होता है। तो वो एक्टिव बॉन्ड है वो दूसरे ओजोन के साथ रिएक्ट करता है क्लोरोफ्लोरो फ्री रेडिकल, और फिर ओजोन में से O2 बनाता है और फिर ऑक्सीजन रेडिकल बनता है। वो ऑक्सीजन रेडिकल आगे से आगे रिएक्शन करता जाता है, चेन रिएक्शन होती रहती है और इस तरह से बहुत सारा ओजोन को नुकसान करता है। द स्ट्रेटोस्फीयर अनफिल्ड यूवी रेडिएशन सर्व द केमिकल बॉन्ड रिलीज क्लोराइन फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन डिप्लीटेशन होगा तो नुकसान क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो है सनबर्न होगा। ओके, फिर स्किन कैंसर है, वीकनेस इम्यूनी सिस्टम हो जाएगी, हमारी जो इम्यूनी सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाएगी। ओके, तो बीमारी अपने आप बढ़ने लगेगी। फूड प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, जो जितना प्लांट का ग्रोथ होता है वो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा क्योंकि हार्मफुल लाइट की वजह से उनकी जो पत्तियां हैं उनको नुकसान होगा। तो फोटोलिसिस जो प्रोसेस है वो स्लो होगी तो प्लांट का ग्रोथ अपने आप कम होगा। तो देश के अंदर जितना जरूरी प्लांट भोजन चाहिए वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर पेंट्स है, फाइबर है, उन पर भी इफेक्ट करता है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होगा जिनको हम आगे स्टडी करने वाले। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है। ओके, जिसमें अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि जो बर्फ़ के फॉर्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो आइस है अर्थ के वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मीन्स कि मेल्ट हो रहा है। उसकी वजह से जो समुद्र के आसपास के एरिया है ओके वो डूब जाएंगे और वहाँ पर आइस में जो स्पीसीज रहती थी वो भी बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता थी वो खत्म हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। पोलर कैप विल बी मेल्ट केस रेज द ओशन लेवल। ओके, ये पॉल्यूटेंट है, स्मॉग है। ओके, ये लंदन के अंदर, और हम जिसको कोहरा कहते हैं नॉर्मली। ओके, कोहरे की वजह से सुबह का मॉर्निंग का जो वातावरण है वो बहुत ही धुंधला हो जाता है, वहाँ देखने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है और वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। ये डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेरिक लेयर है। ओके, ये कोई भी रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्शन करता है वो दिखाएगा। ओके, कंट्रोल और मेजर, तो प्रॉपर फ्यूल एंड एग्जिस्ट सिस्टम इन द व्हीकल के अंदर प्रॉपर एग्जिस्टेंट मेथड होना चाहिए कि कोई भी पॉल्यूटेंट है वो कम्प्लीटली उसी तरह बाहर निकले जिस कम से कम हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए। यूज ऑफ ड्राई एंड वेट कलेक्टर, फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। ओके, प्रोवाइडिंग ग्रेटर हाइट ऑफ द स्टैक्स डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो औद्योगिक की जो चिमनियाँ है उसकी हाइट ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि वो उसका धुआं है वो दूर ऊपर चला जाए। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल दैट्स केस मोर पॉल्यूटेंट्स। ओके, जो मोर पॉल्यूटेंट रिएजेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्शन में, उत्पादन में, तो उसकी जगह कोई दूसरा नया मटेरियल खोजा जाए, रॉ मटेरियल जो कम पॉल्यूशन करता हो। थैंक यू।
आगे हम नेक्स्ट वीडियो वाटर पॉल्यूशन पर बनाने वाले हैं। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाएगा और आप उसको देख पाओ।